अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मच में हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कानकनों के कत्ल को 5 दिन हो गए हैं और 5 रोज़ से लवाहिकीन सख्त सर्दी के बावजूद कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना दिए बैठे हैं और अपने मुतालबे पर कायम हैं कि वज़ीर आज़म उनके पास खुद आएँ। ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानह मच पर अहम मुशावरती इजलास की सदारत की, जिसमें मच वाक़े और उसकी तहकीकात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म के कोयटा जाने से मुताल्लिक मुशावरत भी की गई, मगर कोई ऐलान नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म अभी तक कोयटा नहीं गए, मगर अपोजिशन की आला क़यादत आज कोयटा पहुँच गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कोयटा में हज़ारा बिरादरी के मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती किया और खिताब भी किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख कर आपके मुंतज़िर हैं, क्या इन लाशों से आपकी अना बड़ी है? चलकर आएँ, इनकी दाद रसी करें, आपको यहाँ आना पड़ेगा। किस तरह उन गरीब कानकुनों के गले काटे गए, मुझसे वो तस्वीर नहीं देखी गई। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। मैं आज सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए तो आप हिम्मत करें और चल कर आएं और इनकी दाद रसी करें। हम खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं, इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में, उसमें अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो, हमारे सर पे हाथ रखो ताकि हम अपनी लाशें दफनाएं। तो आपकी ईगो आपकी इन लाशों से बड़ी हो गई है। और अगर आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आए, तनकीद सुन ले थोड़ी देर, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपने लोगों के गम में शामिल हों। और उन्होंने मुझे कहा है अभी पीछे स्टेज पर कि 100 दिन भी बैठना पड़े, तो जब तक ये नहीं आएंगे हम अपनी लाशें नहीं दफनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां हर चीज़ महंगी हो गई है लेकिन अवाम का खून सस्ता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां सब कुछ महंगा हो चुका है लेकिन हमारा अवाम का खून सस्ता है। हमारे मुल्क के गरीब अवाम को जीने दो। ये किस किस्म का इंसाफ है और ये किस किस्म का मुल्क कि ID कार्ड्स को देख देख के कत्लेआम होता है। आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, काफिर काफिर का नारा उठा सकते हैं, हेट स्प्रेड कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी भी कोयटा पहुंचे और धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को पहले दिन ही कोयटा आना चाहिए था। आपसे इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन दुख होता है, कहना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पहले रोज आना चाहिए, आपकी दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। आप बैठे यहाँ, कातिलों को गिरफ्तार करवाए, उनके मास्टरमाइंड पकड़े। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर लाहौर में जारी धरने में पहुंचे और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी कोयटा गए थे, अब भी जाएंगे। इमरान खान इन खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान आप लोगों के लिए कोयटा भी जाएंगे और हज़ारा कम्युनिटी का मुस्तकबिल जो है उसको इंशाअल्लाह सिक्योर भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी को नहीं पता कि वज़ीर आज़म कब जाएंगे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मच में जो भी हुआ गलत हुआ, इस पर सियासी बात नहीं करनी चाहिए, वज़ीर आज़म कोयटा ज़रूर जाएंगे। सियासी उस लिहाज से सियासी चीज़ इसमें हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमें एज अ पाकिस्तानी चाहे जिस जमात से भी हो, इस मामले पर कोई बहस नहीं है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जो लोग जिन्होंने किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कोयटा? बिल्कुल जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने धरने के शुरा से गुजारिश की कि मैयतों की तदफीन की जाए और अफगान शहरियों की मैयतें फराहम करें ताकि उन्हें अफगानिस्तान के हवाले किया जा सके। मैयतें उनकी तदफीन की जाए और बराए करम जो अफगान गवर्नमेंट ने अब हमारे गवर्नमेंट से रब्ता किया है कि वो अपनी मैयतें वो वापस मांग रहे हैं और वो अफगानिस्तान में उनको दफनाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में भी मैं अगेन गुजारिश करता हूँ कि धरना शुरा वो हमारे साथ ताउन करें।
अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को लवाहिकीन के पास आना होगा। मुजाहरा करने वाले लवाहिकीन मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आए। खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हमारे प्रोग्राम में कल कहा था कि वज़ीर आज़म हर सूरत वैसे भी आएंगे, अगर इसी दौरान आ जाएं तो बेहतर होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका मौक़िफ़ अभी तक इसी चीज़ पे बरकरार है कि जब तक वज़ीर आज़म साहब नहीं आते तो दफनाने का अमल इस लिहाज तक मुश्किल है। हाँ, अगर लवाहिकीन मान जाते हैं तो वो इस बात से राजी हैं कि वो शायद आज भी दफना दें, कल भी दफना दें। आप वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वही है कि वज़ीर आज़म तो देखें हर सूरत वैसे भी आएंगे, अगर इसी दौरान आ जाए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इस हवाले से मलाला यूसुफजई ने भी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हज़ारा कानकनों के वहशियाना कत्ल पर इजहार गम के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पहला मौका नहीं है कि उनके साथ ऐसा किया गया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी सानहा होगा। इस पर पूरा मुल्क सोग में है। मैं वज़ीर आज़म से मुल्तमिस हूँ कि वो जल्द अज जल्द शोहदा के अहल खाना से मिलने जाएँ। सानह मज के खिलाफ एहतजाज मुल्क भर में हो रहा है। कराची में हज़ारा बरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए 20 से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद और गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त कराची धरने से नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया। इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है? शादेब, देखिए इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। नुमाइश चौरंगी को बंद किया गया है और इसके साथ साथ कराची के 20 ऐसे मकामात हैं जहां इस वक्त एहतजाजी धरने जारी हैं और लोग वहां बैठे हुए हैं और उनका एहतजाज जारी है। और उनका मुतालबा सिर्फ एक ही है कि अगर कोयटा के जो धरना दिया हुआ है वहाँ के लोग अगर मुतमईन होते हैं तो ही ये यहाँ से एहतजाज की कॉल वापस लेंगे और यहाँ से उठेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। हम बात करें कराची की मेन शाहरा फैसल जो है उसे बंद किया गया है, यूनिवर्सिटी रोड को बंद किया गया है, 5 स्टार चौरंगी है, उसके साथ नॉर्थ नाज़माबाद है, सुरजानी है, लियारी एक्सप्रेस वे है। अब से कुछ देर कबल जो हमें इतलात मौसूल हो रही है कि टावर के करीब जो है वो एहतजाजी तौर पर लोग बैठ गए हैं और उसकी वजह से भी जो है वो टावर के अतराफ की ट्रैफिक भी जो है मुतासर हो रही है। तो ओवरऑल ट्रैफिक की सिचुएशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर धरनों की वजह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला भी तैनात किया गया और साथ साथ कराची पुलिस की जो टीम है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर स्पॉटेज की गई है। हमारी सवाल से कराची पुलिस चीफ से भी बात हुई है, उनकी जानिब से भी मैसेज कन्वे किया गया है कि लोग जो गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकल रहे हैं वो ना निकलें। मुख्तलिफ मकामात पर शहर में इस वक्त 20 से ज़ायद मकामात पर जो है वो धरना जारी है। जी बहुत शुक्रिया। और ये सब उस वक्त ख़त्म होगा जब कोयटा का धरना ख़त्म होगा और वो उस वक्त ख़त्म होगा जब वज़ीर आज़म कोयटा जाएंगे, जैसा कि डिमांड रखी गई है। मगर वज़ीर आज़म कब जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। इस वक्त कोयटा के धरने से रहनुमा मजलिस वहदत मुस्लिमीन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर क़ानून बलूचिस्तान आगा रज़ा साहब। आगा रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म हर हाल में आएंगे, इस दौरान आ जाए तो बेहतर है। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो क्या वजह है? क्या आपको यकीन नहीं है कि बाद में वज़ीर आज़म आएंगे या कोई ऐसा मुतालबा है जो वज़ीर आज़म ही से करना है? क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे हैं कि अमल दरामद तो मैंने ही करना है, उनकी हुकूमत है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। असल में बिल्कुल आपकी बात सही है कि सूबाई हुकूमत पे हमें कोई भरोसा नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर सूबाई हुकूमत अहल होती तो पहले 10 घंटों में ये मसला हल हो जाता। और जो हम पे मुसल्लत करदा 2 अशख़ास यहाँ हैं, आई डोंट नो कि वो हैं कहाँ। अगर उन्होंने ये सही तरीके से हैंडल किया होता तो आज ये नौबत न आती। अब रही बात प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं नहीं समझता कि उनको मशवरा देने वाले कौन लोग हैं। हम तो देखें एक तरफ उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है, जबकि हम तो उनको इज़्ज़त बख्श रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाइए, बहैसियत इस मुल्क के बड़े के आप आइए और इनके आंसू पहुँचिए ताकि ये अपने प्यारों को ले जाके दफना दें। इनके आप मुतालिबात सुनिए और अज़ाला कीजिए। तो अब मुतालबात तो किसी हद तक बल्कि सारे मुतालबात ही मान लिए हैं। यहाँ आने में क्या कबाहत है? आप 10 दिन बाद आना चाहते हैं या 4 दिन बाद या 2 दिन बाद, वाई नॉट नाउ? अब भी ऑलरेडी बहुत देर कर दी है आपने। देखें, यहाँ आने से आपकी शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी बल्कि आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अब मुझे नहीं पता क्यों खान साहब को ये कहा जा रहा है कि वहाँ अगर आप जाएंगे नारे लगेंगे या वो
खुदा न खास्ता इंसल्ट करेंगे एंड सो ऑन। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप वीडियोज़ उठा के देख लीजिए कि कल जब वज़ीर आला साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो जिस नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा हज़ारों की तादाद में लोगों ने किया था, वो अपनी मिसाल आप है। और मुझे ये भी बताइएगा साहब कि दो बातें कही गई। एक ये भी कहा गया कि जी मामला तय पा गए थे, लवाहिकीन तदफीन करना चाहते थे मगर फिर कुछ और मामला हो गया। दूसरी बात कही जा रही है कि जी इसमें 3 अफ़गानियों की तो लाश मांगी गई है, इनमें से 3 की अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो इस वक्त ये मसला भी पैदा हो गया है। इस पर आप क्या कहिएगा? अब ये मसला देखें, अगर ये कह रहे हैं कि अफ़गानी हैं तो आज इनको याद आया है, ये 5वां दिन है। मैंने पहले भी कहा कि अगर पहले 10 घंटों में ये आते, अगर इनमें ज़रा भी शर्म होती तो पहले तो इनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अब अगर इस्तीफ़ा भी नहीं दिया तो 5वें दिन इनको ये बात याद आ गई है कि ये इनकी नेशनलिटी का मसला उठाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि तदफीन का फ़ैसला हो गया था। अगर तदफीन का फ़ैसला हो गया था तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 जनाजे ये कौन उठा के लाया? ये शहदा के लवाहिकीन खुद उठा के लाए हैं 24 घंटों के बाद। हम तो यहाँ धरना दिए बैठे थे, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है कि किस तरह से ये खुद उठा के लाए हैं। वो वीडियो मैं आपको अरसाल कर दूँगा, पूरे आप मीडिया पे चलवाइएगा कि हम तो यहाँ बैठे हुए थे धरने पे, 24 घंटे के बाद वो उठा के लाए हैं। अब अगर मुसल्लत शुदा अनासिर, बाज़ फाशिस्ट नस्ल परस्त तंजीम के जो हैं कुछ लोग, वो अगर ये बात कर रहे हैं कि हम इन जनाज़ों को उठा के लाए हैं तो इसमें भी आपकी नालायकी है। आप मानिए अपनी नालायकी। अगर आप नालायक ना होते तो ये आपका हल्का है। आपको चाहिए था कि आप आते और विद इन नो टाइम इनकी तकलीफ़ों का अजाला करके इनकी तदफीन करते, बजाय 5 दिनों के बाद अभी आपको ये बातें याद आ रही हैं कि उनकी तदफीन हो चुकी होती अगर ये ना थे। बहुत शुक्रिया। आगा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। शदीद सर्दी में इस वक्त भी लवाहिकीन लाशें लिए बैठे हैं, दफनाने को तैयार नहीं हैं, वज़ीर आज़म की राह तक रहे हैं। वज़ीर आज़म वादा ज़रूर कर रहे हैं। कल बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वज़ीर आज़म बेहतर होगा कि इसी दौरान आ जाएं, मगर अब तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी कांग्रेस ने जो बाइडन को अमेरिका का 46वां मुंतखब सदर करार दे दिया, मगर इससे पहले जो हुआ वो अमेरिका में गुज़िश्ता 200 साल में पहले कभी देखने में नहीं आया। अमरीकी दारुल हुकूमत में कायम कैपिटल हिल नामी इमारत, जो अमरीकी जमहूरियत की तर्जुमानी करती है, इस इमारत पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला कर दिया। इमारत के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस से झड़पें हुई और दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत के ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। कल अमरीकी कांग्रेस का एक इजलास जारी था जिसमें अमेरिका के नए सदर और नायब सदर का ऐलान होना था, मगर ट्रंप ने इस ऐलान से पहले ही अपने हामियों को उकसाया, शिकस्त तस्लीम करने से इनकार किया। अपने ही नायब सदर माइक पेंस को इंतखाबी नताइज के ऐलान से रोकने के लिए दबाव डाला और अपने हामियों को कैपिटल हिल में मार्च करने की हिदायत की। इस मार्च में खुद आने की का भी दावा किया, मगर वो खुद तो व्हाइट हाउस चले गए। मगर कांग्रेस के इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल का घेराव तो किया, पुलिस के साथ झड़पें भी की और मुजाहिरीन इमारत पर धावा बोलकर ज़बरदस्ती अंदर भी दाखिल हो गए। जहां कांग्रेस के अरकान नए अमरीकी सदर के इंतखाब की हतमी मंजूरी दे रहे थे, एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों और कांग्रेस में दाखिल होने के बाद तमाम कांग्रेस मेंबरान को उनके चैम्बर्स में मुंतकिल किया गया, उन्हें मास्क पहनाया गया। इमारत के अंदर पुलिस बंदूक थामे खड़ी रही। मुआशी और दिफाई हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और उसकी सबसे अहम इमारत कई घंटों तक मुजाहिरों और झड़पों की जद में रही। कल तकरीबन 206 साल बाद अमेरिका की इस अहम इमारत पर हमला हुआ और इसकी हुदूद की खिलाफवर्जी की गई। इससे पहले सन 1814 में बरतानवी फौज ने जंग के दौरान अमेरिका की इस इमारत यानी कैपिटल हिल को आग लगा दी थी और दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। मगर इस दफ़ा यह हमला अमेरिका के अंदर से अमेरिकी अवाम ने अमेरिकी सदर के उकसाने पर किया,
जिससे न सिर्फ इस वक्त अमेरिका को आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अमेरिकी कानून साज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मुद्दत से पहले ही ओहदे से हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई की बातें कर रहे हैं और अमेरिकी सदर को हटाने के लिए अमेरिकी आइन की 25th अमेंडमेंट को भी लागू करने की बातें की जा रही हैं। अपनी पार्टी समेत हर जानिब से सदर ट्रंप पर तनकीद हो रही है। लोगों को मुश्तइल करने और इंतशार फैलाने के खदशे पर फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट ने भी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वक्ती तौर पर बैन कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, कैपिटल हिल पर हमले के बाद डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर और अमेरिकी खातून अव्वल के करीबी मुशीर पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के दीगर मुशीर और व्हाइट हाउस के मेंबरान भी उनके रवैये पर शर्मिंदा हैं और मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं। पहले सदर ट्रंप ने अपने मुजाहिरीन को उकसाया और जब मुजाहिरीन बेकाबू हो गए तो उन्हें पुरअमन रहने की भी तलकीन की। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन जो 20 जनवरी से ओहदा संभालेंगे, उन्हें भी कहना पड़ा कि ये असल अमेरिका नहीं है। सदर ट्रंप के अपने नायब सदर माइक पेंस ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि कैपिटल हिल के मनाजिर असल अमेरिका की अक्कासी नहीं करते, ना ही इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि हम कौन हैं। जो हमने देखा है वो इंतहा पसंदों की एक मामूली सी तादाद है जिनका मकसद लाकानूनियत फैलाना है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, मुझे पता है आप दुखी हैं। हमारा इलेक्शन हमसे चोरी किया गया है। हमने इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल की थी और ये सबको पता है, खास तौर पर हमारे मुखालिफों को। मगर अब आपको घर जाना चाहिए ताकि अमन कायम हो सके। जिन लोगों ने हमारे कैपिटल में आज तबाही की वो जीते नहीं हैं। तशद्दुद की कभी जीत नहीं होती, जीत आज़ादी की होती है। ये हाउस अब भी लोगों का नुमाइंदा हाउस है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मुजरिमाना इक़दामात किए उन्हें हम मुजाहिरीन नहीं कह सकते। ये फसादी और बागी थे, गुंडे और लुटेरे थे, इलाकाई दहशतगर्द थे। ये सब कुछ हुआ, निज़ाम थोड़ी टाइम के लिए रुका, मगर फिर निज़ाम में खलल नहीं आने दिया गया। मुजाहिरीन को गिरफ्तार और मुंतशिर करने के बाद अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम की और जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया। अमेरिका के तमाम इलेक्टर्स जो अमेरिकी सदर को वोट करने के लिए नामजद हुए हैं, उनकी तादाद 538 है, जिसमें से जो बाइडेन ने 306 वोट हासिल किए और डोनाल्ड ट्रंप ने 232 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह नायब सदर के लिए कमला हैरिस ने भी 306 वोट हासिल किए और मैंने 232 वोट हासिल किए हैं। अमेरिका के नए सदर और नायब सदर के ऐलान को तसल्ली बख्श ऐलान समझा जाए और जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों की मुद्दत 20 जनवरी से शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप अब भी बज़िद हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, मगर अब जाकर उन्होंने इक़्तिदार की मुंतकली का अहद कर लिया है और अपने बयान में कहा है कि बेशक मैं इलेक्शन के नताइज के साथ मुकम्मल इख्तलाफ रखता हूँ और हक़ाइक़ भी यही कहते हैं, इसके बावजूद 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली होगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि यह सदारती तारीख़ के अजीम तरीन पहले दौर का इख्तिताम है, लेकिन अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की हमारी लड़ाई का ये महज आगाज़ है। बिलाखिर अब ट्रंप को जाना होगा, मगर जाने से पहले उन्होंने जो किया दुनिया भर में उसकी मजम्मत की जा रही है। मगर क्या ट्रंप आइंदा इंतखाबात में लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? ये सारे के सारे मामलात हैं। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। आदिल नजम साहब बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब, ज़ाहिर है ट्रंप ने बहुत सारी बातों से हैरान किया, मगर ये तो उनके अपने स्टैंडर्ड पर बड़ी हैरानकुन बात है। क्या वो 20 जनवरी को चले तो जाएंगे, मगर तकसीम अमेरिका को करते रहेंगे? उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा? बिल्कुल तकसीम है और तकसीम रहेगा। और मेरे ख्याल में ये एक तरह से एक पेश खैमा है। लोग कहते हैं कि जी हॉलीवुड की तरह कल की तस्वीरें लगती थी। अगर ऐसा है तो ये जो हमने देखा ये ट्रेलर था और ये उस तकसीम का, और मैं कहूँगा तकसीम नहीं है, ये टूट है। हम पाकिस्तान में एक डिवाइडेड सोसाइटी समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका के जो हालात हैं उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। ये एक टूटी हुई सियासत है। जो तकसीम शुदा सियासत थी वो बराक ओबामा की भी थी, लेकिन ट्रंप साहब ने उस सियासत को एक तरह से तोड़ दिया और उसका हमने एक मुजाहिरा कल देखा है। मेरे ख्याल में उसमें हैरानी नहीं थी। हैरानी ये जरूर थी कि जो तस्वीरें थीं या कैसे हुआ, या जिस तरह जो उनकी कांग्रेस है उस पर ना सिर्फ हमला हुआ, उस पर कब्जा हुआ, इस तरह ही ना जैसे हमारी पार्लियामेंट पे कब्जा हो जाए। ये जरूर हैरानकुन था, लेकिन क्या कुछ हुआ ये हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। हैरानी का मतलब तो जो सिर्फ वो शख्स हैरान होगा जो फोकस नहीं कर रहा था, गौर नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। ट्रंप साहब तो शुरू से कह रहे थे कि जी मैं सिर्फ तब मानूंगा अगर मैं जीता,
मैं सिर्फ तब तस्लीम करूंगा अगर वही रिजल्ट आया जो मैं चाहता हूं। शाहजेब, वो बचपन में क्रिकेट में एक बच्चा हमेशा ऐसा होता था जिसको रोंदू कहते थे कि जो मर्जी फैसला हो जाए अगर उसके खिलाफ है तो उसने मानना नहीं। वो अगर आउट हुआ है तो उसने कहना नहीं जी मेरे खिलाफ तो धांधली हुई है, मेरे खिलाफ तो गलती हुई है, दुनिया मेरे खिलाफ है। ट्रंप साहब इन सम वेज वो उस किस्म के एक शख्स हैं, और अब ये मजाक की बात इसलिए नहीं है कि उस किस्म का शख्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, इकोनॉमिक ताकत का सदर है फॉर द नेक्स्ट 13 डेज। तो एक तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये भी सोचना है कि अगले 13 दिन में वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर जो अमेरिकी अवाम ट्रंप के कहने पर कर रहे हैं, 200 साल में क्या नहीं देखा है अमेरिका ने? सिविल वॉर देखी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा है, पेंडेमिक देखा है, 2 आलमी जंगें देखी हैं। इस वक्त तो इकोनॉमिकली अमेरिका के हालात बेहतर हैं, उनकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ताकतवर तरीन मुल्क है इस वक्त दुनिया का। क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रंप के कहने पर अवाम को इस तरह ड्राइव कर रही है और ये पागलपन नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में देखें, इसका इकोनॉमिक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन उस किस्म का नहीं है जो हम अमूमन अपने ममालिक में देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि जी मुल्क बहैसियत मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो अमेरिका ने की, और इवन कोविड के जमाने में कर रहा है। कि हम स्टॉक मार्केट वगैरह देखें तो वो ऊपर से ऊपर जा रही है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो अमीर नहीं है वो अगर गरीब और नहीं हो रहा तो वो कम से कम एक डिस्टेंस देखता है अपने आप में और दूसरे में। सो जो इकोनॉमिक डिविजन है वो बहुत प्रोनाउंस हुई है, खुसूसन पिछले आप 21 साल देख लें। सिर्फ ये ट्रंप की कहानी नहीं है, आप इन अ वे ये बात भी जाहिर है कि अमेरिका जो है वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो वैसी ताकत नहीं है जो अपने आप को वो समझता था। एक राइजिंग चाइना भी है। तो इन तमाम चीजों का जो असर एक आम शख्स पे होता है जब वो अपनी नौकरी जाते हुए देखता है कि वो चीन चली गई, इंटरनेट आया तो चीजें ऑटोमेट हो गई, उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द जो अमीर है वो तो अमीर से अमीर तर हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में फर्क नहीं आया। और इन सब के ऊपर अगर सोने पे सुहागा है तो सुहागा ये है कि जो मुल्क की रेशियल और डेमोग्राफिक शक्ल है, जो मुल्क की तकसीम है नस्ली इम्तियाज, नस्ली हिसाब से या इमिग्रेंट हिसाब से, वो तब्दील हो गई। एक सफेद फार्म मुल्क जो है वो अब वैसा सफेद फार्म नहीं है जैसा वो 50 साल पहले था। और इसलिए हमने ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से देखा, हमने रेशियल इनजस्टिस के हवाले से देखा। तो इन तमाम चीजों में एक सोसाइटी में जो उबाल है, एक जो गुस्सा है, उसके मजहर बन गए, उसके एक लीडर बन गए डोनाल्ड ट्रंप। जो बड़ी अचंभे की बात है कि एक अमीर तरीन आदमी, एक बड़ा सिक्लूडेड आदमी चैंपियन बन गया उस डाउन ट्रॉडन सफेद फार्म अमेरिकन का, जो ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है कि क्योंकि कोई इमिग्रेंट मेरी नौकरी ले गया, क्योंकि कोई और दूसरी नस्ल वाला जो है वो मेरा हिस्सा ले गया। मतलब और इस वक्त भी इलेक्शन हारने के बावजूद फर्स्ट टर्म के बाद रिपब्लिकन्स में इतने पॉपुलर हैं, इतने मकबूल हैं ट्रंप के पूरी पार्टी एक पोजीशन लेने को तैयार नहीं है। इतने बड़े वाक़े के बाद भी चंद सीनियर रहनुमाओं के अलावा नज़र आता है कि पार्टी पोजीशन नहीं ले रही है। क्या इसलिए कि उन्हें लगता है 2024 में भी मैदान में हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अगले 4 साल मुसलसल एक डिस्टर्बिंग और डिवाइडिंग फिगर रहेंगे? वो बिल्कुल रहेंगे। देखिए, वो तो 100% रहेंगे। पहली बात तो ये है कि देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल हमने ये देखा कि कल इस वाकये के बाद कुछ सीनियर लीडर जो थे उन्होंने कुछ अपना डिस्टेंस किया डोनाल्ड ट्रंप से। मसलन लिंडजी ग्रैहम जो उनके बड़े करीब हो गए थे, उन्होंने भी कहा यार इनफ इज इनफ, उन्होंने ये सेनेट में ही कहा। लेकिन इन जनरल जो रिपब्लिकन है, खुसूसन कांग्रेस में जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है, वो ये जानता है कि वो वहां इसीलिए बैठा है कि वो ट्रंप का वोट लेके आया। वो ये जानता है कि वोट उसको नहीं पड़ा था, वोट ट्रंप की आइडियोलॉजी को पड़ा था। और ये वो पावर है जो ट्रंप ने एक तरह से अपने कल्ट फिगर से ले ली। जो आपका सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगले 4 साल 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि वो दूसरा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लड़े या ना लड़े वो हमें पता लग जाएगा। लेकिन बाकी सदूर की तरह वो साइट पे बैठ के लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे। वो तो हर रोज जो है वो ट्विटर पे और फेसबुक पे जो है एक जंग जारी रखेंगे, जिस तरह उन्होंने ओबामा के साथ रखी थी। तो ट्रंप को हम सुनते रहेंगे। दूसरा, उनके अपने खानदान में एक गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो जाएगी कि उनकी बेटी और उनका बेटा जो है दोनों पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं, एंड वो भी हमें नजर आएगी। एक अगर मुख्तसर की बात की इजाजत हो, मैं दूसरी जगह भी ये कह रहा हूं कि सबसे हैरान कुन मेरे ख्याल में चीज ये थी कि कोई और मुल्क होता, ऐसी चीज होती तो शायद आप टैंक देखते, फौज देखते, पुलिस देखते कि वो सदर के पास जाके उनको कहे कि जनाब आप बाज आ जाएं। हमने यहां क्या देखा? हमने ये देखा कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी जो है उसका अकाउंट जो है बंद कर दिया। अब एक तरह से हंसी आती है, लेकिन ये हंसी नहीं है। इससे जाहिर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पावर का जो मंबा है वो उनका सोशल मीडिया और उनका वो माउथपीस है, जिससे वो एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं उस डिसएनफ्रेंचाइज्ड अमेरिकन वोटर से, जो उनकी कुव्वत का जो है सबसे बड़ा जो है सोर्स है। बहुत शुक्रिया आदिल इमाम साहब का दिलचस्प नज़रिया आपने सुना। और फेसबुक ने कहा है कि जब तक सदर ट्रंप सदर रहेंगे तब तक उनका अकाउंट सस्पेंडेड रहेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला गर्दिशी कर्जे हैं, जो 2400 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। खुद वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि बिजली का शोबा अक्सर उन्हें रात को सोने नहीं देता। वज़ारत बिजली के तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि उन्हें गलत आदाद शुमार दिए गए, मगर वज़ीर आज़म अपनी टीम का एहतसाब करने को तैयार नहीं है। और अब अक्टूबर में ही ओहदे पर लाए गए मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर के मुस्ताफ़ी होने की इतलात हैं। ताबिश गौहर पावर सेक्टर के मसाइल, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात और गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए काम कर रहे थे और सिर्फ 3 माह में मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन गर्दिशी कर्जों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए मौजूद हैं, मगर महंगी बिजली पैदा करके अवाम का अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। सर्कुलर डेट में इजाफा किया जा रहा है और आखिर में इसकी कीमत बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में अवाम अदा करेंगे। सिर्फ दिसंबर के महीने में फर्नेस ऑयल की सेल्स में 108% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जनवरी में वक्त पर LNG ना लेने की वजह से सूरत हाल और बुरी है, यानी 6.5 रुपए की LNG से सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए मौजूद हैं, मगर 11 रुपए 80 पैसे फी यूनिट की फर्नेस ऑयल से ज़्यादा महंगी बिजली पैदा की जा रही है। खुद ताबिश गौहर ने मेरिट ऑर्डर की पासदारी की बात की थी। जहाँ तक हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं सिस्टम के अंदर, जाहिर है उसमें जितना एफिशिएंट प्लांट होगा उतना ही उसको चलना चाहिए, उसको जितनी LNG की ज़रूरत है उसको पहुँचानी चाहिए। मेरिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले सबसे सस्ती बिजली बनाई जाए, उसके बाद उससे महंगी बिजली बनाई जाए, इस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। मगर जब हमने ये बात बार बार अपने प्रोग्राम में उठाई और अदाद शुमार अवाम के सामने रखे तो उमर अयूब और नदीम बाबर ने उन्हें गलत कहा। मगर हम नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जो पावर सेक्टर का रेगुलेटर है, और खुद नदीम बाबर और उमर अयूब नेपरा की रिपोर्ट्स का बार बार हवाला दे चुके हैं। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 के सफ़ा नंबर 15 पर लिखा है कि सस्ते और एफिशिएंट LNG प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने की बजाय महंगे और इनएफिशिएंट प्लांट से महंगी बिजली पैदा की गई। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी पर चलाना ज़रूरी है, मगर ये बार बार देखा जा रहा है कि या तो एफिशिएंट पावर प्लांट्स को चलाया ही नहीं जा रहा या फिर कम चलाया जा रहा है और उनकी जगह कम एफिशिएंसी वाले प्लांट्स को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फी यूनिट बिजली की लागत बढ़ रही है। ना सिर्फ एफिशिएंट पावर प्लांट्स को कम इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि सस्ती गैस कम एफिशिएंट प्लांट्स को दी जा रही है, जिससे ना सिर्फ मुल्क सस्ती बिजली से महरूम हो रहा है, बल्कि एफिशिएंट पावर प्लांट्स की कैपेसिटी इस्तेमाल ना करके कैपेसिटी पेमेंट के बोझ में भी इजाफा किया जा रहा है। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पाइपलाइन क्वालिटी गैस LNG से सस्ती है और इसका एफिशिएंट पावर प्लांट में इस्तेमाल बिजली की लागत में कमी ला सकता है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मौके पर गैस कम एफिशिएंसी वाले प्लांट्स को दी जा रही है और एफिशिएंट प्लांट्स गैस की फराहमी ना होने की वजह से पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए ये यकीनी बनाया जाए कि लोकल सस्ती गैस सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को दी जाए। आगे रिपोर्ट लिखती है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर में LNG के पावर प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और जो प्लांट्स फर्नेस ऑयल और LNG दोनों पर चलते हैं, यानी डुअल फ्यूल हैं, उनमें यह बात वाज़ेह है कि अगर उन्हें फर्नेस ऑयल की जगह LNG पर चलाया जाए तो वो सस्ते पड़ते हैं। मगर ये देखा गया है कि LNG की दस्तयाबी ना होने की वजह से उन सस्ते पावर प्लांट्स को कम चलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के गैस के प्लांट्स को कम इस्तेमाल किया गया और के इलेक्ट्रिक और जेनकोस के डुअल फ्यूल प्लांट्स जो गैस और फर्नेस ऑयल दोनों पर चल सकते हैं, मगर उन्हें गैस पर चलाकर सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय उन्हें फर्नेस ऑयल पर चलाया गया। इसके अलावा LNG के एफिशिएंट प्लांट्स को कम चलाया गया, जिसमें हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी, सैफ पावर, सैफायर इलेक्ट्रिक, ओरिएंट पावर और हेलमोर पावर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब से मुल्क में बिजली पैदा करने की लागत में बुरी तरह इजाफा हुआ। ये सब
पावर रेगुलेटर नेपरा कह रहा है, जिसकी मिसालें खुद नदीम बाबर और उमर अयूब देते हैं। ये किसी सहाफ़ी की खबर नहीं है, बल्कि नेपरा की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो बता रही है कि कैसे अरबों रुपए का नुकसान करके आवाम की जेब पर और मुल्की खजाने पर बोझ डाला जा रहा है। नेपरा की इस रिपोर्ट की तस्दीक आरिफ हबीब लिमिटेड की नवंबर में आने वाली रिपोर्ट से करते हैं। रवां साल के 11 माह में दुनिया में इंतहाई सस्ती LNG होने के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में LNG से कम बिजली पैदा की। गुज़िश्ता बरस 27,000 मेगावाट बिजली पैदा की और इस साल 3,2500 मेगावाट कम यानी 23,638 मेगावाट बिजली LNG से पैदा की। मगर सस्ती और एफिशिएंट बिजली पैदा करने के कारखानों को कम चलाकर 4,285 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की गई। मुल्क और कौम का अरबों का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म उमर अयूब और नदीम बाबर से पूछें कि फ़ायदा किसका हुआ, क्योंकि $2.5 से $3 पर LNG दस्तियाब थी। इस रेट पर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा LNG मंगवा कर मुल्क के पैसे बचाने की बजाय अरबों रुपए ज़ाया किए गए। नेपरा मेरिट ऑर्डर की इस खिलाफ वर्जी पर तनकीद कर रहा है। ताबिश गौहर ने भी मेरिट ऑर्डर की पासदारी की बात की थी। दूसरा एतराज़ नेपरा ने यह उठाया कि सस्ती लोकल पाइपलाइन क्वालिटी गैस को इनएफिशिएंट प्लांट्स में चलाकर ज़ाया किया जा रहा है और महंगी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा की इस तनकीद की तस्दीक भी रिपोर्ट से देखिए। नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने LNG 6 से $6.5 तक खरीदी। लोकल गैस $5 से $5.5 की पड़ी, मगर सस्ती लोकल गैस से जो बिजली पैदा हुई वो ₹8 फी यूनिट पे पड़ी और महंगी LNG से जो बिजली पैदा हुई वो ₹6.5 फी यूनिट पे पड़ी। नेपरा कह रहा है कि एफिशिएंट पावर प्लांट्स को गैस नहीं दी जा रही और इन एफिशिएंट प्लांट से महंगी बिजली पैदा की जा रही है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। मगर नदीम बाबर वज़ीर आज़म और आवाम को क्या बता रहे हैं, देखिए। ये कहना कि गर्मियों में पावर प्लांट्स को LNG नहीं दी गई और बिजली फ्यूल ऑयल से बनाई गई, ये हकीकत नहीं है, हकाइक से मुनाफी है और ये मफरूज़ा और लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये डाटा सारा नेपरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेपरा की रिपोर्ट की हमने आपके सामने रखी है। हम एदाद शुमार के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने मजीद हकाइक रखते हैं कि कैसे वज़ीर आज़म और अवाम से बार बार गलत बयानी की जा रही है। गर्मियों में LNG $2.5 से $3 के रेट पर मिल रही थी। देखिए, दूसरे LNG टर्मिनल पर LNG दरामद करने की कैपेसिटी भी मौजूद थी। मई में टर्मिनल महज 35%, जून में 45% और जुलाई में महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था। यानी सस्ती LNG नहीं मंगवाई गई, सस्ती बिजली नहीं पैदा की गई और जून में कराची में बिजली का शदीद बहरान आ गया, क्योंकि ना रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल था और ना ही LNG मंगवाई गई थी। यानी नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि डिमांड नहीं थी, कैसे LNG मंगवाते। तो देखिए, खुद CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने हमारे शो में कहा कि हमें LNG दे दे। PSO ने हमें ये बताया था कि अभी तेल आपको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे कुछ, या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें। तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि ख्याल ये था कि क्योंकि RLNG हमको मिल जाएगी तो इसलिए कोई जनरेशन का शॉर्टफॉल नहीं आएगा। नहीं, PSO ने आपको क्या कह के बताया कि वो नहीं दे पाएंगे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक फर्नेस ऑयल? क्या क्या कह के बताया? उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के पास इन्वेंट्री नहीं है, हमने सारी इन्वेंट्री डाइवर्ट करने के लिए कह दिया, क्योंकि उनको एक ये एश्योरेंस थी कि RLNG दस्तयाब है और वो मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा तो RLNG से पूरा हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको PSO की तरफ से लिखे गए ऑफिशियल खतूत दिखाते हैं जो वो मई से वजारत पेट्रोलियम को भेजता रहा। 3 जून 2020 के खत में गुज़िश्ता खतूत का हवाला दिया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड का बताया, साथ ही ये भी बताया कि लोकल रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल मतलूबा मिकदार में नहीं है। साथ ही आगे लिखा कि क्योंकि हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में कि इलेक्ट्रिक के लिए LNG के ऑप्शन पर गौर किया जाए। आप मुलाहिजा कीजिए कि नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि डिमांड ही नहीं थी तो LNG कैसे मंगवाते। यहाँ के इलेक्ट्रिक के CEO कह रहे हैं कि LNG दे दो। PSO वजारत पेट्रोलियम को खत लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक को LNG दे दी जाए, क्योंकि वजीर आजम ने जनवरी 2019 में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी थी। यानी डिमांड मौजूद थी। दुनिया में $2 से $3 की तारीख की सस्ती तरीन LNG भी मौजूद थी। LNG टर्मिनल पर कैपेसिटी भी मौजूद थी। और देखिए, वो जुलाई में भी 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था और 600 MMCFD की कैपेसिटी होते हुए जुलाई में महज 360 MMCFD LNG मंगवाई गई। और आपको जानकर अफसोस होगा कि किस तरह अरबों रुपए ज़ाया किए गए, क्योंकि वज़ीर आज़म के 18 महीने पुराने हुक्म के बरक्स फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दे दी गई और PSO ने जुलाई के महीने में सस्ती LNG होने के बावजूद 1,95,000 टन
फर्नेस ऑयल बरामद किया। जुलाई तक के इलेक्ट्रिक को 250 MMCFD गैस दी जा रही थी। फर्नेस ऑयल 1 लाख टन दिया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक मजीद LNG मांग रहा था, मगर नहीं दी गई और अगस्त और सितंबर में फर्नेस ऑयल बढ़ाकर 1,34,000 टन तक कर दिया गया, मगर गैस कम करके 200 MMCFD कर दी गई। हालांकि अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने तारीख की सस्ती तरीन LNG खरीदी थी, मगर फिर भी पूरी तरह टर्मिनल इस्तेमाल करके ज्यादा LNG खरीदने के बजाय फर्नेस ऑयल बरामद किया गया। किसे फायदा पहुंचाया गया? नेपरा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि के इलेक्ट्रिक और दीगर प्लांट्स में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई। LNG के एफिशिएंट प्लांट्स की जगह इन एफिशिएंट प्लांट्स को चलाया गया, महंगी बिजली पैदा की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी है और ये दावा कर चुकी है कि दिसंबर 2020 तक सर्कुलर डेट 0 होगा, मगर दिसंबर गुजर गया और सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया। तहरीक इंसाफ को नून लीग से 1100 अरब का सर्कुलर डेट मिला, जो कीमतों में इजाफे के बावजूद 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वजीर आजम कह तो रहे हैं कि पावर सेक्टर के मसाइल उन्हें अक्सर रात को सोने नहीं देते, मगर वो नदीम बाबर और उमर अयूब से पूछें कि वो नेपरा की इस रिपोर्ट का ही जवाब दे दें कि सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स की जगह क्यों महंगी बिजली पैदा की जा रही है और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है और सर्कुलर डेट बढ़ाया जा रहा है, और फिर इन गलतियों का खमियाजा अवाम मजीद बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में भुगतेंगे। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डीजल के महंगे प्लांट्स चलाना और उससे बिजली पैदा करना भी लागत पर असर डाल रहा है। वजीर आजम ताबिश गौहर और चेयरमैन नेपरा के सामने ही नदीम बाबर और उमर अयूब से पूछ लेते कि क्यों ये सब करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो बकौल वजीर आजम उन्हें रात को सोने नहीं देता। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमने उमर अयूब साहब के आगे ये मामला रखा था कि सस्ती बिजली नून लीग पैदा कर गई है, आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना है। कम से कम ये कह सकते हैं कि बिजली पैदा कर गई है नून लीग, अच्छी सस्ती बिजली पैदा हो गई है। LNG बेस्ड और कोल बेस्ड प्लांट्स लोकेशन पर आपको एतराज़ हो सकता है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, बिल्कुल उनका फेलियर है, उनकी जिम्मेदारी थी, अब आप वो करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, चोरी रोक देंगे, लॉसेस कम कर देंगे, तो कंज्यूमर को इन्हीं प्लांट से सस्ती बिजली मुहैया हो रही होगी। ये अब आपका प्लान। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। हम लोग अपने जो बिजली के तरसील का निज़ाम है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिफॉर्म भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो बिजली की कॉस्ट है उसको जितना हो सके मुनासिब दाम पे लाने की उसकी भी कोशिश करेंगे। मगर नेपरा ही की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में पेशावर में 2.13% इजाफा हुआ है, ट्राइबल एरियाज़ में 4.2% इजाफा हुआ है, कोयटा में 3.1% इजाफा हुआ है। इन तीनों जगहों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। नेपरा के मुताबिक बिल रिकवरी में भी कमी आई है, यानी 90.25% से कम होकर अब बिल रिकवरी 88.77% हो गई है। यानी ये सब सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बन रहा है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। और इस सब की वजह से जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, चोरी और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ेगी तो लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। और लोड शेडिंग का मतलब है कि बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है मगर उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, यानी कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाएंगे, यानी मजीद सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा, यानी मजीद कीमतों में इजाफा होगा, जिससे डिमांड कम ही रहेगी और मसला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। नेपरा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस लोड शेडिंग पॉलिसी से टेक और पे प्लांट्स की बिजली कम बिक पाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ने से बिजली की लागत और बढ़ जाती है और बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की वजह भी बिजली की कीमतों में इजाफा होता है। इसलिए बिजली की तकसीम करने वाली कंपनियों को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं और जो बिजली की चोरी या बिलों की अदम अदायगी में मुलविस हैं उन्हें इनफिरादी तौर पर सजा दें, ना कि उनकी सजा बाकी सबको लोड शेडिंग की सूरत में दें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर ताबिश गौहर ने भी इस बात से इत्तफाक किया। कलेक्टिव पनिशमेंट का यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट था आज से 10 साल पहले, जिसमें मैं भी शामिल था जब मैं इलेक्ट्रिक में था, लेकिन ये 10 साल के बाद ये पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया है मुल्की सतह पर, जो कि नहीं होना चाहिए। यकीनन ये इज्तिमाई जो सज़ा है इसको ख़त्म होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें गलत अदाद शुमार दिए गए, ये उनके साथ बार बार किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही उमर अयूब साहब ने फिर गलत अदाद शुमार दे दिए थे और जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डालकर अपनी कारकर्दगी बेहतर बता दी थी और कहा कि कोरोना से पहले सर्कुलर डेट 14 अरब रुपए पर ले आए थे। सर्कुलर डेट का जो बहाव था उसको हम तकरीबन 14 अरब रुपए फी महीना ले आए थे कोविड से पहले। कोविड के बाद जो रेट इंक्रीजेज और बाकी जो हमने इकदामात उठाने थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स में, वो जारी बात है हम लोग नहीं कर सके, उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया।
यहाँ भी गलत बयानी की गई, क्योंकि नेपरा के मुताबिक कोरोना से पहले दिसंबर 2019 में सर्कुलर डेट 39.6 अरब रुपए और जनवरी 2020 में 42 अरब रुपए था। ये कोरोना वायरस से पहले के 2 महीने हैं। एक के बाद एक गलत बयानी, अवाम से गलत बयानी, वज़ीर आज़म से गलत बयानी। खुद वज़ीर आज़म के मामले खुद ही ताबिश गौहर ने माना था कि गलत अदाद-ओ-शुमार नहीं बताने चाहिए। नेपरा भी पहले ये कह चुका है पावर डिवीजन को कि 14-12 अरब रुपए सर्कुलर डेट नहीं हुआ था, वो 40 अरब रुपए था। लेकिन 3 दिन पहले उमर अयूब साहब आके कह रहे थे कि हमने इसको 14 अरब रुपए कर दिया था। या तो ये मीडिया के जरिए अवाम को मिसलीड करना चाह रहे हैं, या ये जो है प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आदाद शुमार सही नहीं बताएंगे मसले का हल नहीं निकालेंगे। आदाद शुमार बिल्कुल सही बताने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। इवन अगर कोविड से 2 महीने पहले जो थे, दिसंबर में तकरीबन 40 अरब था, जनवरी में 42.4 बिलियन था, तो ये भी कहीं से नहीं कहा जा सकता। ये तो गलत नंबर्स देने वाली बात हुई ना कि 14 अरब पर ले आए थे। कोविड से पहले भी 40 अरब था, पूरे साल का एवरेज निकाले वो भी 45 अरब रुपए था। ये पूरे साल का 45 अरब था और यकीनन उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की होंगी कि 40 से उसको कैसे कम किया जाएगा। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार सिर्फ हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। और अब ताबिश गौहर के ही मुस्ताफ़ी होने की इतलात हैं। हमने आज भी नदीम बाबर और उमर अयूब को प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इरा दीजिए। अल्लाह।